ठीक है, शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम से शुरू करते हैं अपन भी, आप लोगों के साथ भी है ना। तो अपन 2 दिन पहले से, 1 दिन पहले से अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पढ़े थे अपन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 1992 का था, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पर अपन ने क्या पढ़ा, जो संविधान संशोधन बना था और जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, 2 समितियों का अपन नाम अपन देखे थे। एक सिंघवी समिति के बारे में चर्चा किए थे और एक और कोई समिति थी। तो उनके सिफारिश के आधार पर नरसिम्हा और सरकार ने क्या बना दिया, 73वां संविधान संशोधन लेकर आए। और 73वां संविधान संशोधन के आधार पर बना क्या, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ठीक। हुआ यह था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह तय करके रखा गया, क्या तय करके रखा गया कि पंचायत चुनाव अब अनिवार्य हो जाएंगे, मतलब पंचायतों में जो चुनाव होगा वो अनिवार्य रूप से हो जाएंगे। लेकिन साथ में एक चीज और डाल दी गई कि पंचायत जो विषय होगा वो राज्य सूची के विषय होंगे, मतलब राज्यों के संदर्भ में कानून बनाने का होगा। और 243 में 243 ए तक जो 73वां संविधान संशोधन था, इसमें कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था, 243 से लेकर 243 ओ तक। तो जो भी विषय इसमें जोड़े गए थे, उन सारे विषयों को शामिल करते हुए सभी राज्यों को क्या करना था, अधिनियम बनाना था, कोई ना कोई कानून बनाना था, तभी तो राज्य सूची का विषय होगा। तो बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, उस समय 17 राज्यों ने इसमें पारित किया था। उसमें से मध्य प्रदेश राज्य भी था, जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब बना, एक टाइमिंग था 1993 में, ठीक। मध्य प्रदेश समेत पूरा छत्तीसगढ़ ये पहला राज्य था, मध्य प्रदेश सहित जो छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ भी उसी का राज्य था, मात्र राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य था जो इस तरह के अधिनियम को लागू कर रहा था। लागू करने वाला क्या था, पहला राज्य था। मतलब पंचायत राज अधिनियम को 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप लागू करने वाला अगर कोई राज्य था, वो कौन सा राज्य था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ थे, तो पहला ऐसा राज्य है जो क्या करता है, पंचायती राज अधिनियम को लागू करता है। तो इसमें मध्य प्रदेश का कोई डाटा, छत्तीसगढ़ का कोई डाटा तो मिलता नहीं कि छत्तीसगढ़ में कब व्यवस्था हो गई, अपन वो भी पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये पूछता है कि मध्य प्रदेश में कब कब लागू हुआ, कब विधानसभा में पारित हुआ, कब राज्यसभा में पारित हुआ, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, क्योंकि उनकी स्वीकृति हुई थी, तो उन लोगों के बारे में पूछता है। तो ये जो विधानसभा में, पहले बता दूं कि इस समय जब इस समय लागू किया गया, उस समय जो हमारे राज्यपाल थे वो थे मोहम्मद शफी कुरैशी, और मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे, कौन रहा होगा, दिग्विजय सिंह, ठीक, जो भी कांग्रेस के महासचिव हैं। दिग्विजय सिंह उस समय क्या थे, आपके मुख्यमंत्री थे, और मोहम्मद शफी कुरैशी क्या थे, ये आपके राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। इन लोगों ने 1993 में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप क्या बनाया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बनाया। ये जो है विधानसभा में पारित हुआ, विधानसभा में जो पारित हुआ उसका तारीख है 30 दिसंबर 1993 को, 30 दिसंबर 1993 को, मतलब विधानसभा में कब पारित कर लिया गया, 30 दिसंबर 1993 को। राज्यपाल ने जो हस्ताक्षर किए इस पर, वो किया आपका 24 जनवरी 1994 को, 24 जनवरी 1994 को, ठीक। विधानसभा में पारित कब हो गए, 30 दिसंबर को, कब, 93 में 30 दिसंबर के दिन, और 24 जनवरी को, मतलब लगभग कितने दिन होंगे, 24-25 दिन बाद मोहम्मद शफी कुरैशी ने क्या कर दिया, इस पर हस्ताक्षर कर दिया। और इसका राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ, यानी गजट में प्रकाशन, ये हो गया 25 जनवरी को, उसके एक दिन बाद 25 जनवरी 1994, और इसी दिन लागू मान लिया गया कि वो क्या होगा, जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिस दिन गजट में प्रकाशित किया जाता है, उस दिन मान लिया जाता है कि क्या हो रहा है, ये लागू हो रहा है। ये किसके अधिनियम है, ये पंचायती राज जो अधिनियम हमारे यहां बना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम है वो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को अडॉप्ट करके लाया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य ने अपना कोई अलग से पंचायती राज अधिनियम नहीं बनाया, क्योंकि अविभाजित मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो भी कानून थे उसको क्या किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। कब? 1 नवंबर से। ठीक, तो मध्य प्रदेश सहित पहला राज्य था जो छत्तीसगढ़ लागू करने वाला, ये पहला राज्य था आजादी। राज्यपाल इस समय मोहम्मद शफी कुरैशी थे, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। विधानसभा में पारित हुआ 30 दिसंबर 1993 को और इस पर हस्ताक्षर हुए 24 जनवरी 1994 को। राजपत्र में इसका प्रकाशन कब हुआ? 25 जनवरी को। मतलब इसी दिन क्या कर दिया गया, इसे लागू हो गया। अगर कभी पूछे आपसे कि लागू कब हुआ, तो यह कब हुआ? 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था। ठीक, अब छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर आप देखें, आगे दिखाता हूं, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में आप देखें तो कहां तक? 31 अक्टूबर, कहां तक? 31 अक्टूबर 2000 तक संशोधन। मतलब मध्य प्रदेश के जितने भी संशोधन हुए यहां तक 25 जनवरी 1994 तक लागू थे। 25 जनवरी को 1994 से लागू था और कहां तक लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2000 तक। क्योंकि 31 अक्टूबर को क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि 1 नवंबर से 2000 से क्या बन रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो रहा है। ठीक, तो 31 अक्टूबर 2000 तक के जितने भी संशोधन हो सकते थे पंचायती राज संशोधन में, उतने संशोधन को छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट कर लिए। 1 नवंबर 2000 के बाद एमपी में जो संशोधन हुए उन संशोधनों को क्या कर लिया गया? नहीं माना गया। छत्तीसगढ़ ने अपने अलग संशोधन किए, अपने अलग कानून बनाया। तो अडॉप्ट कब कर लिया उसने? 31 अक्टूबर 2007 को जितने संशोधन थे वहां तक के संशोधन को अडॉप्ट किया, बाकी संशोधनों को उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ का गठन कर लिया गया। अब जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तब क्या प्रक्रिया है वो देख लीजिए। 7 जून, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 7 जून कब है? 2000 का है, 2001 का, 2001 का। इस दिन एक आदेश बनाया गया, विधियों का अनुकूल आदेश। आदेश क्रमांक भी याद रखिएगा, इसका क्रमांक था 134। ठीक, और इसका प्रकाशन हुआ 18 जून 2001 को। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, सबको ध्यान रखे रहिएगा। ठीक, ये एक चीज और याद रखिएगा, असाधारण। ठीक, प्रकाशन जो है असाधारण था। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको। 31 अक्टूबर तक के जो संशोधन थे उन संशोधनों को छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या कर लिया? मान लिया। और 31 अक्टूबर के बाद के जो भी संशोधन थे उनको क्या कर दिया? मध्य प्रदेश के लिए छोड़ दिया। और उनके बाद के जो संशोधन हुए वो छत्तीसगढ़ सरकार ने खुद संशोधन किए। 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूल आदेश, जो भी विधि उस समय एमपी गवर्नमेंट में चल रहे थे उन सारे विधियों को असाधारण रूप से, साधारण गजट में नहीं, असाधारण रूप से, क्योंकि साधारण रूप से वो पारित हुए कानून तो थे नहीं, असाधारण रूप से अडॉप्ट किए हुए कानून थे, तो उनको विधियों का अनुकूल आदेश, मतलब उन जो विधि जो मध्य प्रदेश सरकार ने, गवर्नमेंट ने बनाए थे अपने शासनकाल के दौरान, उन सारे कानूनों को छत्तीसगढ़ ने अडॉप्ट करने के लिए कौन सा आदेश निकाला? 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूल आदेश, जो गजट में किस नाम से? क्रमांक नंबर 134 में प्रकाशित हुआ। कौन सा 134 में प्रकाशित हुआ? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था वो किस नाम से? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के नाम से, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के नाम से। और अधिनियम कब है? 1993 ही रखा गया है, जो एमपी का अधिनियम है, क्योंकि वो अधिनियम का निर्माण 1993 में ही रखा गया था। क्रमांक नंबर 134 में कौन सा था? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम था, जिसको जो प्रकाशित किया गया, गजट में प्रकाशित किया गया 18 जून 2001 को। ठीक, तो याद रखिएगा, अगर कई सवाल पूछते हैं, कई सवाल बनते हैं इसमें, अगर ये पूछा जाए कि जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब से लागू है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ समय मध्य प्रदेश से कब से लागू है? 24 जनवरी 1994 से लागू है। लेकिन आपसे सवाल ये पूछे कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम का अनुकूलन आदेश कब बना गया, तो ये 7 जून 2001 को, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 18 जून 2001 को। लागू उसी दिन हो गया था जिस दिन मध्य प्रदेश में लागू हुआ था, क्योंकि छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए तो 7 जून 2001 को अनुकूलन आदेश लागू कर दिया गया। क्लियर? यहां पर तो कोई दिक्कत? ठीक।
अब जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, इनके बारे में जान लीजिए। जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, 1 नवंबर के बाद जो भी संशोधन एमपी में होते हैं एमपी वाले मानेंगे, और 1 नवंबर के बाद जो भी संशोधन होते हैं वो छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ को मानेंगे। एमपी वाले संशोधन को अब मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक, ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। इस अधिनियम में क्या है, अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में क्या क्या है ये आपको जानना है। जो एमपी के में गवर्नमेंट में भी रहा है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अध्याय कितने अध्याय हैं? अध्याय हैं 5 अध्यायों में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम बटा हुआ है। अनुच्छेद कितने हैं इसमें? मतलब धारा है कितनी? 132 धाराएं। टोटल धाराएं कितनी इसमें? 132। अध्याय कितने हैं? 5, और अनुसूचियां हैं 4। कितनी है? 4। ठीक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी अध्याय? कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, धारा 132 और अनुसूचियां कितनी हैं? 4 अनुसूचियां। ठीक है, इसका विस्तार कहां है? कहां विस्तार होगा भाई? अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है तो पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में होगा, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। ठीक, इसका विस्तार क्या है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। संपूर्ण छत्तीसगढ़ कहने का मतलब क्या है? अभी जिला कितने? जिला पंचायत कितने हमारे पास? 28। ठीक, जनपद पंचायत कितने हमारे पास? 146। और ग्राम पंचायत कितने हमारे पास? 10,664। यही है ना, 10,664। ठीक, ग्राम हमारे पास कितने? ये ग्राम पंचायत है। और ग्राम मतलब गांव कितने हमारे पास? 20,619। 20,619। ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूं पता है? जो ग्रामीण विकास का संचालय है, ग्रामीण विकास विभाग का, उसके हिसाब से है। इसमें जो वो है, ये दोनों चीज आर्थिक सर्वेक्षण में बदले हुए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में जो ग्राम की संख्या बताई हुई है मैं आपको बता देता हूं, 10,971 है। 10,971 बताए 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक, लेकिन अभी 10,664 हो गए हैं। ग्रामीण विकास जो संचालय है उसकी वेबसाइट में ये अपडेट मिला हुआ है। ठीक, और इसमें अभी ग्राम की संख्या 2011 की जनगणना के आधार पर बता रहा है 20,126। तो आप इन लोगों को डाटा को ध्यान रख लीजिएगा, परीक्षा से संबंधित है, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जिला पंचायत कितने हो गए हमारे? 28, जहां लागू है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम। जनपद पंचायत 146 है जहां पंचायती राज अधिनियम लागू है, और 10,664 ग्राम पंचायतों में पंचायती राज अधिनियम लागू है। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। हाँ, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ ये किस कौन से भाग है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के, किस कितने भागों में लागू है वो। इस अधिनियम के तहत जो प्रथम चुनाव हुए थे, ठीक, इसकी अधिसूचना दिसंबर में आ गई थी। तो आप लिख सकते हैं कितने दिसंबर को आ गई थी? दिसंबर 2004 में इसकी अधिसूचना आई थी, दिसंबर 2004 में। और जनवरी 2005 में 3 जनवरी को क्या हुआ था? डिक्लेयर हुआ था। तो मतलब पहले जो चुनाव माने जाएंगे जनवरी 2005 से माने जाएंगे कि जनवरी 2005 से क्या हो गया था। और अगर आप अधिसूचना को लेकर चलते हैं तो दिसंबर में इसकी अधिसूचना आ गई थी। ठीक, तो पहले चुनाव हुए क्योंकि उसी समय सन 2000 में जिस समय मध्य प्रदेश का गठन, छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था, उसी समय पंचायत चुनाव हुए थे। और पंचायत चुनाव के जस्ट बाद क्या हो गया? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर लिया गया। तो 5 साल बाद अब उनको देना ही था ग्राम पंचायतों को। तो जब 5 साल ग्राम पंचायतों को दिया तो जनवरी 2005 में क्या हो गया? नए ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया गया। हाँ, चारों अनुसूचियों के बारे में ठीक है, चर्चा करेंगे अपन, चिंता की बात नहीं है। 11,664 किसमें है? हाँ बिल्कुल, 11,664 है ये। ठीक, ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है संचालय विभाग के हिसाब से? 11,664। हाँ, लेकिन 10,971 ही लेते हैं सर। इसलिए लेते हैं सर क्योंकि जो आर्थिक सर्वेक्षण में, इसलिए मैंने दोनों को अलग बता दिया। आर्थिक सर्वेक्षण में कितना बताया गया? 10,971, जो किसके हिसाब से है? आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की जनसंख्या की रिपोर्ट के आधार पर है। ठीक, 2011 की जनसंख्या के इस रिपोर्ट के आधार पर है।
और 11,667 आप तब लेंगे जब वर्तमान आधार पर लेंगे, जो ग्रामीण विकास संचालनालय का जो वो है वेबसाइट है उसमें ये अपडेट मिलता है। ठीक, तो दोनों को आप ध्यान रखे रहिए। अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से पूछा जाता है, ऐसा पूछ लेता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है तो आपको ये बताना है, अदरवाइज आप इसको बता सकते हैं। ठीक, बस इसमें इतने कुछ है। तो आपको क्या क्या जा सकते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो 243 और 243 अधिनियम अनुच्छेद थे, उसके तहत क्या बनाया था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था। मध्य प्रदेश पंचायती राज जो अधिनियम है वो पहला राज्य है छत्तीसगढ़ समेत जो लागू करने वाला राज्य बना। ठीक, राज्यपाल इस समय शफी कुरैशी थे और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। विधानसभा ने इसे कब पारित किया, 30 दिसंबर 1993 को पारित किया, जबकि इस पर जो राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए कब हुए, 24 जनवरी 1994 को, और राज्यपत्र में प्रकाशन होने के बाद 25 जनवरी 1994 को क्या हो गया, लागू कर लिया गया। 31 अक्टूबर 2000 को इसमें संशोधन को मान्य रखा गया। 31 अक्टूबर आने के बाद जो भी संशोधन हुए उनको अमान्य कर दिया गया। 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूल आदेश आया जो अधिनियम संख्या 134 पर था। ठीक, इसका असाधारण प्रकाशन हुआ 18 जून 2001 को, और ये क्या बन गया, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। ये छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अध्याय कितने हैं, 5 अध्याय, जिसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, जिसमें 28 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत, 11,668 ग्राम पंचायत और 20,619 जो है ग्रामों में है। धारा इसमें कितनी है, 132 धाराएं हैं, याद रखिएगा, पूछ सकता है इसको। और अनुसूचियां कितनी है, 4। ठीक, पहला चुनाव कब हुआ था इसका, 3 जनवरी 2005 को, मतलब जनवरी 2005 में इसका पहला चुनाव हुआ, जिसकी अधिसूचना कब आ गई थी, दिसंबर 2004। ठीक, क्लियर, मिटा दो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज अधिनियम को पढ़ते हैं। ये तो पंचायती राज अधिनियम का परिचय था। आप लोगों को इससे कोई क्वेश्चन हो ऑनलाइन वाले तो बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अध्याय 15 है, बिल्कुल कविता, अध्याय 15 ही है। सॉरी 15 है क्या, 5 अध्याय है, 15 अध्याय है क्या इसमें, बिल्कुल 15 अध्याय है। हाँ ठीक, 5 चक्कर में 5 ही बोल दिया। अध्याय कितने हैं, 15 है, 5 ही बोलते जा रहा था क्या मैं। अध्याय 15 है, इस पर 5 अध्याय नहीं है, 5 अध्याय तो बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले इसको सुधार लीजिएगा, मैं गलत बोल गया था, 5 अध्याय बोलता गया था बार बार। अध्याय कितने हैं इसमें, 15 अध्याय। ठीक, थैंक यू कविता बताने के लिए। अब छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को पढ़ते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। मतलब आज पढ़ेंगे पंचायत में ग्राम सभा के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। पहले वाले चैप्टर में ग्राम सभा है ना। तो छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं, देखते हैं। इन लोगों को फिर से एक बार समझा देता हूं ऑनलाइन वालों को कि जो पंचायती राज अधिनियम है, ये अधिनियम जो है इसका अध्याय 1 में उसका पहले वाले नंबर में संक्षिप्त नाम और प्रारंभिक दिया गया है, और इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, पंचायती राज अधिनियम 1993। एक अध्याय 1 में क्या दिया, संक्षिप्त नाम, जिसका प्रारंभिक बताया गया है पंचायती राज अधिनियम 1993। अध्याय 2 में ग्राम, जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र होगा वो गांव या ग्राम कहलाएगा। ग्राम सभा, इसकी परिभाषा दी गई आर्टिकल 2(8) में। वैसे समूह, जो मतदाताओं का समूह जो एक ग्राम के रूप में विभक्त हो, 18 साल का कोई व्यक्ति जो मतदान करने में योग्य है वो क्या बन सकता है, इसका सदस्य बन सकता है। ग्राम पंचायत ऐसी संस्था जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हो, वो क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाएंगे। ठीक, इन्हीं के बारे में पूछा गया है, बताया गया था। अब ग्राम सभा की शक्ति के बारे में पूछा गया है। ग्राम पंचायत की शक्ति, ठीक, ये किसके बारे में बताया गया है, धारा 7 में बताया गया है कि ग्राम पंचायत की शक्ति क्या क्या होगी, सॉरी ग्राम सभा की शक्ति क्या होगी, ग्राम पंचायत की नहीं, ग्राम सभा की शक्ति क्या क्या होगी। ठीक, ग्राम पंचायत को आगे बढ़कर पढ़ेंगे। सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में अपन पढ़ रहे थे, अध्याय नंबर 2 में ही ग्राम सभा के बारे में पहले बताया गया है। तो ग्राम सभा के शक्तियों के बारे में कहां लिखा हुआ है, धारा नंबर 7, ध्यान रखना है इसको। परिभाषा कहां दिया गया था, परिभाषा कहां दिया गया था, 2 नहीं, ग्राम सभा वो तो 73वां संविधान संशोधन था 243 वाला। पंचायती राज अधिनियम में 2(8) में, धारा 2(8) में क्या दिया गया, ग्राम सभा की परिभाषा दी गई। ठीक,
और शक्तियों के बारे में कहां बताया गया है? धारा 7 में बताया गया है। क्या क्या शक्तियां होंगी? इसके जो काम होंगे, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना बनाना। सामाजिक आर्थिक विकास हेतु योजना बनाना। ठीक, ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी योजनाएं आती हैं, चाहे राज्य सरकार की कोई योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, उनको लागू करने का काम कौन करता है? ग्राम सभा के रास्ते ही जब आते हैं तभी वो क्या हो सकते हैं? लागू हो सकते हैं। ठीक है, मैं वो पीडीएफ आपको आज के क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भेज दूंगा रूपाली, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं, घबराइए मत। पर डे का पीडीएफ जा रहा है, तो नोट्स कुछ नहीं लिख पाती हैं तब भी आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक, पहला काम क्या है? सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करना? योजना बनाना। ये काम किसका है? ग्राम सभा का काम है, ग्राम सभा की शक्तियां हैं। दूसरा इसका काम क्या है? वार्षिक बजट का निर्माण करना। वार्षिक बजट, जो एनुअल बजट होता है, साल भर का जो बजट होता है, जो संभवतः दिसंबर महीने में पारित किया जाता है। ठीक है, ये हर वित्तीय वर्ष की कम से कम 3 जो सालाना बैठक होती है, उस सालाना बैठक में जो वार्षिक बजट पेश किया जाएगा वो ग्राम सभा के समक्ष ही पेश किया जाता है। ग्राम सभा उसको क्या करती है? बनाती है। बनाने का काम ग्राम पंचायत का है, लेकिन उसको अनुमोदन का काम कौन किसका है? ग्राम सभा का है। ठीक, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तीसरा जो इसका काम होता है, जो बजट पेश हो गया, पहले सामाजिक आर्थिक योजना विकास योजना ही बनाती है, फिर इन योजनाओं के लिए जो बजट खर्च हो रहा है, योजना का निर्माण हो रहा है, उस बजट पर कितना बजट लगने वाला है, इस बजट पर बात करती है, चर्चा करती है। बजट बनने के बाद उनका वित्तीय प्रबंधन अंकेक्षण और लेखा परीक्षा का काम कौन करता है? बजट बनने के बाद वित्तीय प्रबंधन अंकेक्षण और लेखा प्रबंधन का काम भी कौन करती है? लेखा प्रबंधन मतलब ऑडिट परीक्षा का, अंकेक्षण सोशल ऑडिट का जो काम होता है वो, और उनका खर्च कैसे करना है, मितव्ययता कैसे करनी है, इनके संदर्भ में बात कौन करता है? आपकी ग्राम सभा ही करती है। चौथा जो काम होता है इसका, हितग्राहियों का चयन। सबसे महत्वपूर्ण काम है, ग्राम सभा कौन सी योजना किस व्यक्ति पर खर्च की जाएगी, कौन सी योजना का निर्माण किस व्यक्ति पर, किस योजना के निर्माण के अंतर्गत किया जा रहा है, ये हितग्राही का चयन कौन करता है? ग्राम सभा ही करती है। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है, किसके प्राकृतिक संसाधन? ग्राम के जो प्राकृतिक संसाधन, जैसे भूमि, वन, जल, इनका प्रबंधन करती है। जितनी संपदा होगी, ग्राम पंचायत की जितनी संपत्ति होगी, उन सारी संपत्तियों का प्रबंधन कौन करता है? ग्राम सभा, क्योंकि सदस्य होते हैं। तो अब ये समझ कर सकते, ग्राम सभा कोई अलग बॉडी नहीं है। ग्राम सभा वो लोग हैं जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, और सदस्यों का ये काम होता है कि ग्राम पंचायत के जितने भी काम है सब में भागीदारी निभाना। क्योंकि जो भागीदारी निभाने के लिए ग्राम पंचायत की जो समाज के सबसे निचले वर्ग के जो लोग हैं, तो जमीनी स्तर के जो लोग हैं, उनको ही विकेंद्रीकृत करने के लिए क्या किया गया है? ग्राम पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई, और ये अधिकार किसको दे दिए गए हैं? ग्राम सभाओं को दे दिए गए हैं। और ग्राम सभा में शामिल कौन लोग होते हैं? जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, या ग्राम पंचायत में रहने वाले जितने भी मतदाता हैं, जो वयस्क हैं, वो सारे लोग क्या हैं? वो योजना निर्माण कर रहे होते हैं। तो पहले काम कौन करते हैं? आर्थिक विकास करना। जो भी योजना का निर्माण हो रहा है, आर्थिक विकास से, सामाजिक विकास से संबंधित योजना का निर्माण करते हैं। योजना में कितना धन चाहिए, इसके बजट का निर्माण करते हैं। उन योजनाओं का क्रियान्वयन कौन करता है? पदाधिकारी। क्रियान्वयन नहीं करते ये लोग, लेकिन उनका मॉनिटरिंग कौन करता है? ये लोग करते हैं। मॉनिटरिंग किस रूप में? सामाजिक परीक्षा के रूप में, अंकेक्षण के रूप में, वित्तीय प्रबंधन के रूप में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और चौथा, हितग्राही का चयन। उनका लाभ किसको मिलना चाहिए और किसको लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसका हितग्राही का चयन कौन कर रहा है? ग्राम सभा के लोग ही कर रहे हैं। साथ में ग्राम सभा लोग ये भी करते हैं कि उनके ग्राम पंचायत के दायरे में जो भी भूमि, भवन, जो कुछ भी संपत्ति है, जो कैसी सब प्राकृतिक संपदा है, उनका क्या करना है? सुरक्षा करना है, जो एक हर नागरिक के रूप में हर व्यक्ति को करने होते हैं। तो ये सब क्या है? ये शक्ति दायित्व में कौन कहां बताया गया? धारा 7 में बताया गया। धारा याद रखना है, इसमें धारा नंबर 7 में बताया गया। ठीक, फिर बैठक।
ग्राम सभा, इसको पीछे बता दिया मैं, पहले इसको इसलिए बता दिया क्योंकि ग्राम सभा को समझ लेना, उनका कार्य क्या होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो अगला है ग्राम सभा की बैठक। ये कहां बताया गया है? धारा 6 में। 7 में क्या बताया गया था? उनकी शक्ति के बारे में, अधिकार के बारे में। जबकि धारा 6 में क्या बताया गया है? ग्राम सभा की बैठक के बारे में, कि ग्राम सभा की बैठक क्या होती है, कैसे बैठक करते हैं, क्या क्या करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो प्रत्येक ग्राम में होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? प्रत्येक ग्राम में कहता हूं। मान लीजिए आपको कोई ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में मान लीजिए कितने हैं? 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, तो हर एक ग्राम सभा की बैठक हर एक गांव में अलग अलग होगी, एक साथ नहीं होगी। हर गांव में अलग अलग ग्राम सभा की बैठक होगी, क्योंकि हर ग्राम सभा अलग है। तो प्रत्येक ग्राम में होगी। ग्राम पंचायत में चाहे 1 ग्राम हो, 2 ग्राम हो, 3 ग्राम हो, 4 ग्राम हो, कितने भी ग्राम हो, ग्राम पंचायत जो सभा की जो बैठक होगी हर गांव के लिए अलग अलग होगी। ग्राम से मतलब हर गांव के लिए, हर गांव में अलग अलग। क्लियर? ये बातें आप ध्यान रखना होगा। ये धारा 6 में बताया गया। कितनी बैठक होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, धारा नंबर कौन सा है? 6। धारा नंबर 6 याद रखने के लिए कम से कम 6 बैठकें अनिवार्य है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में कम से कम हम ध्यान रख सकते हैं कि धारा 6 में दिया गया है, और कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? 6 बैठक होनी अनिवार्य है। कितनी बैठक होनी अनिवार्य है? 6। बिल्कुल, गरीबी उन्मूलन उनमें से है। गरीबी उन्मूलन में सामाजिक और आर्थिक विकास योजना जो कार्य होता है गरीबी उन्मूलन में शामिल है। ठीक, वो आर्थिक विकास वही है, गरीबी उन्मूलन का ही कार्यक्रम। यहां देखते हैं कि धारा 6 नंबर में क्या है? 6 बैठक होती है। अब जो 6 बैठक होती हैं वो कब कब होती हैं पूछा जाता है। कब कब बैठक होंगी वो डेट पूछा जाता है। डेट एकदम ध्यान रखना है, कौन कौन से डेट होंगे। पहला डेट रखिएगा 23 जनवरी को। ठीक, इस दिन क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि है। और 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जन्मतिथि है। इसके अलावा 20 अगस्त और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक, ये 4 बैठक के डेट तय हैं। क्या डेट तय हैं? 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक होगी ही होगी, होनी ही है। इसके अलावा जून माह में और नवंबर में कोई भी सुझाया गया जो भी सुझाया गया होगा दिनांक को जो है क्या किया जाएगा? इसकी बैठक होगी। मतलब जून माह में और नवंबर माह में 1 बैठक, 2 बैठक यहां हो सकती है। और 4 बैठक होंगे 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर को बैठक होंगे। तो बैठक के लिए तय रखा गया है, प्रत्येक ग्राम में होगा। धारा 6 के अंतर्गत बैठक होती है। 6 बैठक अनिवार्य है, 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। इसके अलावा जून महीने में 1 दिन और नवंबर महीने में 1 दिन। 6 बैठक कैसी है? इसकी अनिवार्य है। किसकी? ग्राम सभा। ठीक है, 20 अगस्त को एग्जैक्ट तो नहीं पता, किसी डेट कौन सा दिवस? संभावना दिवस, सद्भावना दिवस हो सकता है। ठीक है, नहीं पता है मेरे को, लेकिन जो भी दिवस होगा ये डेट तय है, पहले से तय है। अपन खोजना पड़ेगा कि कौन सा दिवस पड़ता है इस दिन। ठीक है, ये ठीक, ये हो गया। ये ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में है कि बैठक क्या होगी? 6 तारीख, 6 दिन इसकी बैठक अनिवार्य होगी, कम से कम 6। बस इतना चीज और ध्यान दे रहा है कि प्रत्येक ग्राम में होते हैं। एक चीज और बता देता हूं कि ग्राम जो है ना 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सामान्य ग्राम और एक होता है अनुसूचित ग्राम। सामान्य ग्राम उन ग्रामों को कह देते हैं जहां पर सभी कोई विशिष्ट नहीं है, कोई क्षेत्र जो है जनजातियों का क्षेत्र नहीं। और अनुसूचित ग्राम उन क्षेत्रों को कहते हैं जहां पर एसटी एससी जो है ज्यादा है।
है? हाँ, पेशा एक्ट। एससी नहीं होकर क्या होते, सिर्फ एसटी के लिए होते हैं। इनके लिए पेशा एक्ट वाला जो क्षेत्र होता है वो अनुसूचित ग्राम इनके लिए अलग से घोषित होते ही, अनुसूचित ग्राम इनको अलग से घोषित किया जाता है। तो याद रखिएगा, सामान्य ग्राम में प्रत्येक ग्राम में होगा, ग्राम में एक ग्राम में होगा, लेकिन अगर वो ग्राम अधिसूचित है, कैसा है वो, अधिसूचित है वो ग्राम, तो किसी भी पारा में, किसी भी टोला में, मोहल्ले में, कहीं पर भी बैठक हो सकती है। अगर वो अनुसूचित क्षेत्र है तो गांव में ही नहीं, उस गांव के किसी पारा में, टोला में, मोहल्ला में, जहां पर भी ग्राम पंचायत चाहे या ग्राम पंचायत के पदाधिकारी चाहे तो बैठक क्या कर सकते हैं, आयोजित करवा सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। सामान्य क्षेत्रों में किसी भी ग्राम में बैठक की जा सकती है। ठीक है, अगला, ग्राम सभा की विशेष बैठक, ये तो सामान्य स्थिति में है। ठीक, ये कब स्थिति में बैठक होती है, 23 अप्रैल को, 14 अप्रैल, 23 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 20 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। इसके अलावा जून और नवंबर के महीने में सामान्य स्थिति में बैठक होती है। लेकिन विशेष बैठक भी इसकी आयोजित की जा सकती है। विशेष बैठक कब होगी, जब जो ग्राम सभा के 1/3 सदस्य लिखित रूप से आवेदन करें। जब लिखित रूप से आवेदन करें तो क्या हो सकता है, विशेष बैठक हो सकती है। आवेदन किसको करेंगे, वो कार्यपालिक पदाधिकारी को। कार्यपालिक पदाधिकारी कोई भी हो सकता है। कौन हो सकता है कार्यपालिक पदाधिकारी, आप सचिव को भी अपना आवेदन दे सकते हैं। सचिव नहीं मिला तो आप आगे किसको, जनपद पंचायत जो सीओ है उसको आवेदन दे सकते हैं। जनपद पंचायत सीओ भी नहीं मिला आपको तो जिला पंचायत के सीओ को दे सकते हैं, और जिला पंचायत का सीओ भी नहीं मिला तो कलेक्टर को दे सकते हैं, एसडीएम को दे सकते हैं। कोई भी कार्यपालिक जो पदाधिकारी होगा, उस कार्यपालिक पदाधिकारी को 1/3 सदस्य लिखित रूप से अगर आवेदन कर देते हैं तो ग्राम सभा की विशेष बैठक होगी। ये बैठक तो होनी ही होनी है, ये बैठक तो होनी ही होनी है। इसके अतिरिक्त कोई विशेष बैठक करानी है तो ये कराना होगा। क्लियर, अनिवार्य है। ठीक, बिल्कुल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती है। ठीक है कविता, राजीव गांधी की जयंती किस दिन है, 20 अप्रैल के दिन है। ठीक है, ध्यान, 20 अगस्त को, हाँ, सद्भावना दिवस उसी को मनाया जाता है। ठीक, तो आपका विशेष बैठक के लिए क्या है, 1/3 सदस्य जो है लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं, और ये कार्यपालिक अधिकारी को ये आवेदन करते हैं, तब इनकी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। अगला क्या है, या ये तो हो सकता है। ठीक, कब, जब 1/3 सदस्य लिख कर दे कार्यपालिक अधिकारी को तो बैठक हो सकती है। इसके अलावा जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा क्या किया जाए, अपेक्षा किया जाए। अपेक्षा करने पर जब कभी भी जनपद पंचायत चाहता है कि यह बैठक हो, जब कभी चाहता है कि जिला पंचायत चाहती है कि यह बैठक हो, और जब कभी कलेक्टर चाहता है कि यह बैठक हो, तो यह बैठक क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी उन दिवस के डेट के अलावा भी। ठीक, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर द्वारा क्या किया जाएगा, अपेक्षा किया जाएगा तो बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक को आयोजित, जो बैठक आयोजित होती है वो कब, विशेष बैठक सरपंच द्वारा बुलाया जाता है। और कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अगर बैठक करना है तो 30 दिन के भीतर जिस डेट को मांग करते हैं, जिस डेट को लोग लिखित रूप से मांग करते हैं, या जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा अपेक्षित किया जाता है, उसके 30 दिन के भीतर सरपंच द्वारा क्या किया जाएगा, यह बैठक बुलाई जाएगी। कैसी बैठक होगी, ये विशेष बैठक होगी। क्लियर है, विशेष बैठक के लिए क्या प्रावधान है, 1/3 सदस्य लिख कर दे दें, कलेक्टर चाह ले, जनपद पंचायत सदस्य अध्यक्ष चाह ले, या जनपद पंचायत या जिला पंचायत चाह ले, या कलेक्टर चाह ले, तो क्या कर सकते हैं, सरपंच 30 दिन के भीतर यह बैठक बुलाएगा। जो कैसी बैठक होगी, विशेष बैठक होगी। मिटाते जाऊं, इसकी सालाना बैठक, वार्षिक
या सालाना बैठक। वार्षिक और सालाना बैठक, कुल बैठक जो है 6 तो होनी है, उनमें से एक बैठक क्या होगी, सालाना बैठक होगी। जो 6 बैठक अपन जो वार्षिक अपन देखते हैं उनमें किसी भी बैठक को अपन क्या कर सकते हैं, सालाना बैठक मान सकते हैं। जनरली जो 6 बैठक होती हैं वो औपचारिकता को पूरी करने के लिए होती हैं। जो सालाना बैठक होती है वो दिसंबर माह में होती है। समानता निर्धारित डेट नहीं है कि ये इसी महीने में होगा, लेकिन समानता किस महीने में होता है, दिसंबर माह में होता है। उसका कारण बता दे रहा हूं। सालाना बैठक होने के लिए जरूरी है कि वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के कम से कम 3 माह पूर्व। क्या बताया गया है कि इनकी बैठक करने के लिए क्या जरूरी है, कम से कम 3 माह पूर्व जरूरी है। मान लीजिए वित्तीय वर्ष चालू कब होता है, अप्रैल मार्च में, ठीक है। अप्रैल में जो है मान लीजिए वित्तीय वर्ष शुरू होता है, अप्रैल के 3 महीने पहले कौन सा महीना शुरू होगा, दिसंबर के आसपास। इसीलिए अप्रैल से 3 महीने पहले यानी दिसंबर के आसपास क्या किया जाता है, इसका बैठक किया जाता है। वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल के महीने से 3 माह पहले क्या किया जाएगा, ये सालाना बैठक होगी। और सालाना बैठक में होता क्या है, सालाना बैठक में क्या कार्य होता है, सालाना बैठक के कार्य जो होते हैं वो विशिष्ट है, सामान्य नहीं है। सालाना बैठक के कार्य क्या है, इसमें होगा वार्षिक लेखा परीक्षण, जो वर्ष भर का लेखा परीक्षण होगा वो कहां होगा, सालाना बैठक में होगी। दूसरा, पिछले वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट, जो पिछले वर्ष जो भी प्रशासनिक रिपोर्ट प्रतिवेदन भेजे गए हैं उन पर चर्चा की जाएगी। अगले वर्ष के प्रस्तावित विकास योजना, ठीक। अगला, ऑडिट पर प्रश्न पूछ सकते हैं ये लोग। ऑडिट पर क्या होता है, प्रश्न पूछते हैं। किससे प्रश्न पूछते हैं, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों से, क्योंकि जिन लोगों ने खर्च किया है, जो सरपंच है, सचिव है, पंच है, जिन लोगों ने भी खर्च किया है उस खर्च के संदर्भ में, ऑडिट के संदर्भ में क्या करते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक। वार्षिक लेखा रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। पिछले वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है। अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास योजना प्रस्तुत की जाती है, ऑडिट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अगले वित्तीय वर्ष का कार्य योजना प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक। इसके अलावा ये तो कौन से काम है, खुद ग्राम पंचायत के ही काम है। जो सालाना वार्षिक जो दिसंबर में संभवतः बैठक होती है, वित्तीय वर्ष के कितने महीने पहले होना चाहिए, 3 महीने पहले होना चाहिए। और कौन कौन से काम होने चाहिए, वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट, अगले वर्ष का विकास योजना, ऑडिट से संबंधित प्रश्न पूछना और अगले वित्तीय वर्ष का कार्य योजना। ये तो क्या किया जा रहा है, अपने लिए काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई जनपद, जिला या कलेक्टर कोई काम सौंपे तो उस काम को भी कम करेंगे, वार्षिक क्षेत्र में ही करेंगे। इसके अलावा वार्षिक क्षेत्र में जो वार्षिक बैठक जो होती है, वार्षिक बैठक के अलावा क्या करते हैं, जनपद या जिला पंचायत द्वारा कोई भी कार्य दिया जाता है, कलेक्टर द्वारा कोई भी काम सौंपे जाते हैं, उनके द्वारा जो काम किए जा रहे होते हैं वो कौन कर रहा होता है, ग्राम सभा सालाना बैठक के दौरान करती है। ठीक है।
अब यहां पर थोड़ा सा रुक रहा हूं, आगे मैं अभी कोरम पर चर्चा कर सकता हूं, करने वाला हूं, इसलिए लेकिन आपको बता देता हूं, ये इसके लिए इस बैठक में कोरम होना जरूरी है। आगे अभी मैं जस्ट कोरम के बारे में बात ही करने वाला हूं, लेकिन यहां पर पहले से बता दे रहा हूं कि यहां पर कोरम होना जरूरी है। कोरम मतलब 1/10। आगे जब कोरम पर मैं बात करूंगा, क्योंकि इस बैठक में क्या होता है, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो अगली बार बिना कोरम के भी बैठक हो सकता है, लेकिन जब तक कोरम नहीं होगा तब तक सालाना बैठक नहीं होगी। बस इतना बता रहा हूं, आगे कोरम पर मैं आपको और समझा दूंगा। अब ग्राम सभा की बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान। ग्राम सभा के लिए बैठक के लिए तारीख और समय। याद रखिए, जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी, 3 चीजों के बारे में बताना अनिवार्य है। 3 चीजों के बारे में क्या क्या बताना है, कब होने वाली है तारीख, किस डेट को ग्राम सभा की बैठक होने वाली है, समय क्या होगा, कितने समय से बैठक होने वाली है, और उसका स्थान क्या रहेगा। हाँ, ठीक ठीक। तो इनके लिए क्या रखा गया है, समय स्थान के बारे में रखा ही गया, तय किया गया है कि रहना चाहिए। और इसके अलावा इसमें एक चीज और जोड़ लीजिएगा, एजेंडा। ठीक, 3 चीजें बताना चलेगा भाई। ये तो बताना पड़ेगा कि बैठक कहां हो रही है भाई, कब होने वाली है, किस बारे में बात करने वाले हैं, ये बताना अनिवार्य है। ठीक, मुद्दा मतलब किस बारे में बात करने आए हो, किस घटना पर आप बात करने के लिए आए हो, वो एजेंडा है। ठीक, ये बैठक बुलाएगा कौन, सबसे पहले पूछता है कि ये बैठक कौन बुलाएगा। तो ये बैठक बुलाएगा कौन, सरपंच। सरपंच नहीं है तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच। और उप सरपंच भी नहीं है तो कौन बुलाएगा, सचिव। बैठक लेकिन रुकेगी नहीं, बैठक होके रहेगी। अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच नहीं है तो फिर कौन होगा। हाँ, वार्षिक बैठक के लिए है, अभी अपन आगे चल रहे हैं। वार्षिक बैठक में जो चर्चा किए, सिर्फ वार्षिक बैठक के दिसंबर माह में जो चलता है उनके लिए। ठीक, सरपंच, उप सरपंच या सचिव जो है ग्राम सभा की बैठक तारीख को बुलाएंगे, और बैठक की जो है वो क्या करेंगे, किसी भी पंचायत स्थान पर जहां पर दिखने वाला स्थान है, इसके बारे में कहां सूचना देंगे। एक तो वो क्या करेंगे, मुनादी कराएंगे। मुनादी कराने से मतलब है कि कोटवार को वो डोडी के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोटवार को क्या करवाएंगे, चिल्लवाएंगे, बुलवाएंगे, मुनादी करवाएंगे। दूसरा, पंचायत के सूचना पटल पर, पंचायत के जो सूचना पटल होगा उसके सूचना पटल पर दिन, तारीख, एजेंडा वगैरह क्या कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे। इसके अलावा जहां कहीं भी सहज स्थान हो, जहां पर देखा जा सकता हो, सहज स्थान पर इसको क्या करेंगे, चिपका देंगे। ठीक, तो कहीं पर भी कुल मिलाकर क्या करना है कि ग्राम सभा में सरपंच जो भी है, सरपंच, सचिव है, जो उप सरपंच है, जो भी उपस्थित है उस दौरान, जिन लोगों ने भी क्या किया है, बैठक बुलाई है, वो बैठक की तारीख, समय, स्थान बताते हुए मुनादी करवाएंगे, सूचना देंगे, सूचना पटल में चिपकाएंगे, तो उसके लिए एजेंडा तय करके बताएंगे। ठीक, दूसरा, ये सूचना जो देनी होगी, ये जो सूचना ये लोग दे रहे हैं, वो सूचना देने के लिए 7 दिन पहले से सूचना देंगे। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले इसकी सूचना देंगे। कोई भी बैठक अगर हो रही है तो सरपंच, उप सरपंच या सचिव 7 दिन पहले इसकी सूचना देंगे। हाँ, ग्राम सभा की बैठक है, सालाना बैठक, मतलब ग्राम सभा की सालाना बैठक के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, 7 दिन पहले ये क्या करेंगे, बैठक की सूचना देंगे। अगर विशेष परिस्थिति आ गई, आपसे पूछा गया कि विशेष परिस्थिति आ गई तो क्या करेंगे, 3 दिन पहले। क्लियर, विशेष परिस्थिति आ गई तो क्या होगा, ग्राम सभा में बैठक, तारीख, समय, स्थान तय करेगा कौन, सरपंच। सरपंच नहीं तो उप सरपंच, उप सरपंच नहीं तो सचिव,
एजेंडा भी तय करेंगे, इन सारी चीजों की मुनादी करवाएंगे, पंचायत में सूचना पत्र पर लिखवाएंगे, सहज स्थान पर चिपकवाएंगे 7 दिन पहले। और 7 दिन पहले अगर नहीं हो पाए तो कम से कम क्या करेंगे, 3 दिन पहले अनिवार्य रूप से, विशेष स्थिति में क्या करेंगे, 3 दिन पहले करेंगे, सूचना देना अनिवार्य होगा। ठीक, ये किसका हो गया, बैठक की सूचना के बारे में हो गया। अब कोरम, किसकी कोरम, ग्राम सभा की कोरम। ठीक, अभी उसको इसलिए नहीं मिटाया हूं क्योंकि वहां पर मेरे को समझाना है, ठीक है, उसको समझाना है इसलिए उसको बचा कर रखा हुआ हूं। तो कोरम, ग्राम सभा की कोरम क्या होगी, मैंने बताया था एक सामान्य क्षेत्र होता है और एक कैसा क्षेत्र होता है, अनुसूचित क्षेत्र होता है। कोरम क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। कोरम का मतलब होता है कि किसी भी बैठक करने के लिए, कोई भी बैठक अगर बुला रहे हैं तो कम से कम उस बैठक को शुरू करने के लिए वो न्यूनतम संख्या, अगर ग्राम पंचायत में 100 लोग हैं, ग्राम पंचायत में कितने लोग हैं, 100 लोग हो, तो ऐसे कितने लोग चाहिए जो कम से कम ग्राम पंचायत की बैठक हो सके। ठीक, तो उसके लिए क्या है, 10 रखे गए है। तो उसको कोरम क्या है, सामान्य क्षेत्र में रखा गया है 1/10, जितने भी कुल सदस्य हैं उनका 10वां हिस्सा। और अनुसूचित क्षेत्र में रखा गया है 1/3, जितने भी कुल सदस्य हैं, क्योंकि कई बार एसटी लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं आ पाते हैं, तो जितने भी कुल सदस्य होंगे उनके 1/3 लोग क्या होंगे, इसमें बैठक में आएंगे। इसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य है, इसमें भी 1/3 महिलाएं क्या है, अनिवार्य है। क्लियर, ग्राम सभा के कोरम के लिए सामान्य क्षेत्र में 1/10 सदस्य होने अनिवार्य है, मतलब जितने भी कुल सदस्य होंगे 10वां हिस्सा, मतलब 100 सदस्य हैं तो 10 लोग अनिवार्य हैं, 200 सदस्य हैं तो 20 लोग अनिवार्य हैं, 1000 लोग हैं तो 100 लोग अनिवार्य हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में 1/3 लोग, 100 लोगों में कितने लोग आ जाएंगे, 3 लोग भी अगर आ गए तो बैठक की जा सकती है। ठीक, महिलाएं कितनी होनी चाहिए, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, 1/3, कुल जनसंख्या का 1/3 होना चाहिए। ठीक है, अब हाँ, वो 1/3 के हैं, वो कुल जनसंख्या के है ना, उसी में से तो नहीं है। नहीं 1/10 का 1/3 ना, ये 1/10 का 1/3, मतलब 1/, जैसे यहां पर हो गया, मान लो कुल सामान्य जनसंख्या है 100 में 10 लोग आ गए, 10 का 1/3, 10 में से 3 होना। हाँ, 10 में से 3 लोग होने चाहिए, पूरे लोगों में 1/3 लोग तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 1/3 हो। अब ध्यान देना है, ये कोरम को पूरा करने का दायित्व किसका है, कोरम को पूरा करने का दायित्व किसका है, ये कोरम को पूरा करने का दायित्व है सरपंच को और पंच को। ठीक है, उप सरपंच का दायित्व नहीं है, सचिव का दायित्व नहीं है, कोरम को पूरा करने का दायित्व किसका, सरपंच को। एक अपने ग्राम पंचायत में कोरम पूरा करने का दायित्व सरपंच को, और अपने वार्ड में पूरा करने का दायित्व किसको है, पंच को। एक कोरम पूरा करना ही होगा। अब अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर एक कोरम तो है, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, हाँ, अब वही ध्यान देना है कि अगर कोरम पूरा नहीं होता है, कोरम पूरा नहीं होता है तो क्या होगा, बैठक स्थगित कर दी जाएगी। बैठक क्या कर दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, लेकिन एजेंडा नहीं बदला जाएगा। समझ रहे हैं, कोरम की बैठक में कोरम पूरा नहीं हुआ, बैठक स्थगित कर दी जाएगी, अगली बार जब भी बैठक होगी इसी एजेंडे पर, इसी मुद्दे पर बात होगी, एजेंडा नहीं बदला जाएगा। क्लियर, बस इतना ध्यान देना है कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, सॉरी गैर अनुसूचित जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए 23, आज कितनी तारीख है, 24 तारीख है ना, डेट कितना है, 24 तारीख है। 24 तारीख को कोरम रखा, बैठक बुलाई गई थी,
अब बैठक बुलाने के बाद इस दिन क्या हुआ, कोरम पूरा नहीं हुआ। अब कोरम पूरा नहीं हुआ तो बैठक क्या हो गई, स्थगित हो गई। और स्थगित हो जाने के बाद अगली बैठक हुई। स्थगित हो जाने के बाद क्या होगी, अगली बैठक होगी। तो अपना एजेंडा, लेकिन सामान्य क्षेत्र में अब कोरम की आवश्यकता नहीं है। समझ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर पहली बार कोरम पूरा नहीं हो पाया तो दूसरी बार कोरम की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक बैठक नहीं होगा। एक बार कोरम असफल हो गया, स्थगित कर दिया गया। ये किसके लिए है, सिर्फ समान क्षेत्र के लिए। सिर्फ क्या है, समान क्षेत्र के लिए। अगली बार कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, बैठक होगी। बैठक में वो एजेंडा भी पारित हो जाएगा, लेकिन वो वाला विषय ये वाला नहीं होगा। वार्षिक बैठक के पर ये लागू नहीं होता है। समझे, इसलिए वार्षिक बैठक को मैं बचा कर रखा हुआ था कि वार्षिक बैठक में कोरम अनिवार्य होगा तभी होगा। ठीक, अगर किसी भी और वार्षिक बैठक के अलावा कोई और मुद्दा है और कोरम का पूरा नहीं हो पाता है तो कोरम पूरा न होने के बावजूद भी अगली जब सामान्य क्षेत्र में जब बैठक होगी तो कोरम न होने के बावजूद भी बैठक किया जा सकता है और पारित भी किया जा सकता है एजेंडे को। क्लियर, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले समझ में आ गया ये बात? रूपाली, मुकेश, ये बात समझ में आई कि सामान्य क्षेत्र में अगर एक बार कोरम पूरा नहीं होता है तो दोबारा अगर बैठक बुलाई गई है उसके लिए कोरम का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, लेकिन सालाना बैठक के लिए कोरम का बैठक पूरा होना अनिवार्य है। 1/10 सदस्य होने ही चाहिए, तभी वो कोरम होगी, अन्य विषयों को छोड़कर। क्लियर इतना? अब ये तो सामान्य विषय के लिए हो गया। अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग विषय है, वो देखिए। अनुसूचित क्षेत्र के लिए कोरम पूरा नहीं होने पर, सामान्य क्षेत्र में हमने क्या देखा कि कोरम पूरा नहीं हो रहा था, बैठक स्थगित हो गया। अगली बैठक फिर बुलाई गई, कोरम नहीं हुआ, फिर भी बैठक हो गई, एजेंडा पास हो गया सालाना बैठक को छोड़कर। लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में अब कोरम पूरा नहीं है तो क्या किया जाएगा, बैठक स्थगित कर दी जाएगी। वो तो होगा, स्थगित हो गई। फिर बैठक बुलाई, फिर कोरम बुलाया गया, लेकिन कोरम फिर नहीं हो पाया। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, बार बार कोरम पूरा नहीं हो पाया। 3 बार लगातार कोरम पूरा नहीं होने पर पंच और सरपंच को नोटिस दिया जाएगा। क्योंकि कोरम पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है, पंच और सरपंच की है। सरपंच की जिम्मेदारी है कि अपने पंचायत क्षेत्र में वो कोरम पूरा करे। और इसमें कोरम होता कितना है, 1/3। 3 लोग तो कम से कम लेकर आए 100 लोगों में, 3 लोग भी लेकर नहीं आ रहा है वो आदमी, तो सोचो आप सरपंच कैसा होगा वो, है कैसे सरपंच होगा वो। तो कोरम पूरा नहीं कर पाते हैं तो नोटिस जारी किया जाएगा पंच और सरपंच को, और नोटिस जारी करने के बाद 2 और मौके दिए जाएंगे। ठीक है, कितने मौके दिए जाएंगे, और 2 और मौके दिए जाएंगे। 2 और मौके देने के बाद भी कोरम पूरा नहीं किया जाता है तो पंच और सरपंच को पद से हटाने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक, ऐसा फिर सरपंच किस काम का, जो 3 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाया तो पद से उनको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, पद से हटाना, पद से पृथक करने की कार्रवाई की जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया बात? हाँ, ठीक है उपेंद्र। अनुसूचित क्षेत्र में कोरम पूरा नहीं होने पर 1/3 कोरम अनिवार्य है। स्थगित कर दिया गया, दोबारा स्थगित कर दिया गया, दोबारा स्थगित कर दिया गया, 3 बार लगातार स्थगित हो गया तो कोरम को पूरा करने की जिम्मेदारी चूंकि सरपंच और पंच की है, नोटिस दिया जाएगा। नोटिस देने के बाद 2 और मौके दिए जाएंगे। 2 मौके पर और पूरा कोरम
अब ग्राम सभा के बारे में छोटा सा लास्ट है, इसको और बता देता हूं आपको मैं फटाफट। थोड़ा सा बीच में लाइट चल जाने की वजह से इंटेक्ट हो गया। अध्यक्षता, ग्राम सभा की अध्यक्षता, कौन अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा। सामान्य क्षेत्र में कोई भी अध्यक्ष हो सकता है, सरपंच हो सकता है, उप सरपंच हो सकता है, ठीक, या उपस्थित सदस्यों में बहुमत के आधार पर कोई सदस्य बन सकता है। कोई भी सदस्य बन सकता है जो बहुमत के आधार पर हो। सरपंच बन सकता है, सचिव नहीं बनेगा कभी भी, सरपंच बन सकता है, उप सरपंच बन सकता है, या ग्राम पंचायत ग्राम सभा का कोई भी सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित होने के बाद क्या बन सकता है, वो अध्यक्ष पद पर काम कर सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, ठीक। लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्र होगा वहां न तो सरपंच बन सकता है, न उप सरपंच बन सकता है, और न ही पंच बन सकता है। इन तीनों में से कोई भी नहीं बन सकता है, न सरपंच, न उप सरपंच और न ही पंच। ये तीनों तो बिल्कुल भी मना है, बिल्कुल नहीं बनेगा। बनेगा कौन, अनुसूचित वर्ग का कोई सदस्य जो बहुमत के आधार पर चुना जाएगा, ठीक। अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य जो बहुमत के आधार पर चुनकर आया हुआ है, वो व्यक्ति क्या होगा, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र है तो अध्यक्ष क्या होगा, पार्षद न होने पाए। अगर कोई अध्यक्ष पार्षद हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, पक्षपाती हो जाए तो अध्यक्षता तो गड़बड़ा जाएगी उसकी। इसलिए उसी वर्ग का व्यक्ति क्या होगा, अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, ठीक। कार्यवाही का लेखन, कार्यवाही का लेखन कौन करता है, सचिव। किस भाषा में करेगा, हिंदी में करेगा। हिंदी भाषा सबको आती है, हिंदी में करेगा इसका लेखन। क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का राज्य को उठाया गया है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या बोली जाती है, हिंदी लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है, पढ़ी भी जाती है। तो सचिव इसका लेखन करेगा, और किस भाषा में करेगा, हिंदी में करेगा। लेखन करने के बाद सामान्य क्षेत्र में भी और अनुसूचित क्षेत्र में भी वो क्या लेगा, सदस्य और अध्यक्ष के हस्ताक्षर ले लेगा। तभी क्या मानी जाएगी, कार्रवाई को कंप्लीट माना जाएगा। इसमें अध्यक्ष के कार्य क्या होंगे, छोटे छोटे देख लीजिए। अध्यक्ष के कार्य क्या होंगे, वही कार्य जो सब जगह अध्यक्ष के होते हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो, चाहे कोई कहीं का भी अध्यक्ष हो। अगर किसी सभा का अध्यक्ष है तो ये काम अनिवार्य रूप से करता है। क्या करता है, वो बैठक को संचालित करवाता है, करना, सदस्यों को क्या करना, बोलने देना, ठीक। फिर क्या देना है, कोरम पूरा नहीं हुआ, कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक क्या करता है, स्थगित कर देता है, ठीक। और अगली तारीख और समय तय करता है, ठीक। तो याद रखिएगा, बैठक संचालित करवाता है, बोलने देता है, कोरम पूरा नहीं करता है, ये तो पता ही है आपको। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि कोरम की बैठक पूरा बैठक नहीं हुई, तो बैठक को स्थगित करेगा, और ये व्यक्ति ही तय करेंगे अगली बैठक कहां होगी, कब होगी, कौन तय करेगा, अध्यक्ष तय करेगा। सामान्य क्षेत्र में सरपंच और उप सरपंच होते हैं अध्यक्ष, और अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जाति का कोई वर्ग का कोई व्यक्ति क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, वो तय करेगा। क्लियर। फैसले कैसे होंगे, कार्य का फैसला कैसे होगा, फैसला बहुमत के आधार पर होगा। मतदान कैसा होगा भैया, मतदान जो है
गुप्त मतदान प्रचलित नहीं है यहां। बस एक चीज अलग है, गुप्त रूप से कोई मतदान की प्रक्रिया यहां नहीं होगी। गुप्त मतदान की प्रक्रिया नहीं है। फैसले मतदान जो है हाथ उठाकर होंगे। ग्राम सभा में फैसले कैसे होंगे? चोरी चोरी न होकर कैसे होंगे? हाथ उठाकर होंगे फैसले। क्लियर? संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है इनका। जब कभी 2 ग्रामों में विवाद हो, कितने ग्रामों में? 2 या 2 से अधिक ग्रामों में विवाद हो तो संयुक्त बैठक किया जा सकता है और इसकी अध्यक्षता करता है सरपंच। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन कर लेता है? सरपंच कर लेता है। बस ग्राम सभा के बारे में इतना ही। कुछ क्वेश्चन है, क्या है? हाँ, कुल 5 बार, बिल्कुल 5। कुल कितने बार मौके मिलते हैं? मतलब 5 बार मौके मिलते हैं कोरम पूरा करने के। 3 बार पहले मिलते हैं और 2 बार बाद में। हाँ, ठीक। विवाद अब 2, जैसे भाई जैसे मान लीजिए मेरे और आपके विवाद, मैं और आप 2 अलग अलग ग्राम हैं, तो हम तो अपने विवाद को, भाई हम भी दोनों तो ग्राम पंचायत के हिस्से हैं, तो ग्राम पंचायत में अपना तो कोई ना कोई पत्र तो देंगे ही ना अपन। तो विवाद हो रहा है, इस विवाद को हम खुद खबर दे रहे हैं कि विवाद हो रहा है। विनिश्चय कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। इनका निर्णय कौन करेगा? ये सवाल बन सकता है। विवाद का विनिश्चय कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं कि विवाद है हमारे बीच में, मतभेद है हमारे बीच में। ये कौन तय करेगा? हम दोनों तय करेंगे कि मुझे आपसे दिक्कत है, आपको मुझसे दिक्कत है। इसका विनिश्चय हम ही कर सकते हैं। इसका निराकरण कौन करेगा? ग्राम सभा। कैसे करेगी? संयुक्त बैठक के माध्यम से। संयुक्त बैठक होगी, सरपंच क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करेगा, हमारे विवाद को सुनेंगे और जो ग्राम सभा के जो लोग हैं वो लोग क्या करेंगे? तय करेंगे कि नहीं विवाद किसकी तरफ सही है और किसकी तरफ क्या न्याय करना चाहिए। ठीक, और कुछ है? ठीक है, ग्राम सभा में क्या क्या पढ़े अपन? संक्षिप्त नाम वगैरह पहले वाले में पढ़ लिए। संक्षिप्त नाम था इनका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। परिभाषा देखे, परिभाषा में देखिए ग्राम सभा की परिभाषा इनमें, ग्राम उसको कहते हैं जो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित हो। ग्राम सभा उसको कहते हैं जो मतदाताओं का समूह हो, उनको ग्राम सभा कह देते हैं। परिभाषा कहां दिया गया? ग्राम सभा का 2(8) में इसका परिभाषा दिया गया है। कार्यकाल कितना है इसका? स्थायी है, कभी कभी भी ये विघटित नहीं होता है। कभी भी ग्राम सभा विघटित नहीं होती है, हमेशा बनी रहती है, स्थायी है। ठीक है, फिर ग्राम सभा की शक्ति कहां है? तो धारा 7 में इसकी शक्तियां बताई गई हैं। कितनी शक्तियां हैं? सामाजिक आर्थिक योजना बनाना। सामाजिक आर्थिक योजना बनाने में अपने आप में पूरा कार्यक्रम शामिल हो जाता है। गरीबी निवारण, जल संसाधन निवारण, ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का निर्माण करना, उनको लागू करना, क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप से किसी रूप में हो जाए, पेंशन प्रदान करना, हितग्राहियों का चयन करना, किसी भी रूप में अगर आप देखें तो सारे मामले जो होते हैं, जितने भी समस्याएं होती हैं, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं हैं। ठीक, फिर वार्षिक बजट का निर्माण करना, संपरीक्षा करना, वार्षिक हितग्राहियों का चयन करना और जो संपत्तियां हैं उनको सुरक्षा देना। ठीक, 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। बैठक प्रत्येक ग्राम में इसकी होती है। बैठक के बारे में 6 बैठक अनिवार्य है। कब कब 6 बैठक है उनका? अपने कितने तारीख को? 2 अक्टूबर को है, 23 जनवरी को है, 20 अगस्त को है, 14 अप्रैल को है और नवंबर और जून के महीने में जो सुझाया गया तारीख है वहां है। सालाना बैठक संभवतः 10 दिसंबर महीने में होती है। संयुक्त बैठक अध्यक्ष जो है वो बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक होती है, उनके लिए ग्राम सभा ही बुलाती है दिसंबर महीने में। सालाना बैठक के लिए जो वार्षिक बैठक होगी जिसमें बजट पारित होगा, उसके लिए कोरम का होना अनिवार्य है। ठीक है, और अगर जनपद पंचायत वगैरह चाहें तो बैठक बुला सकते हैं। ठीक, कोरम के बारे में क्या है? समय, स्थान, तारीख सरपंच और उप सरपंच तय करेंगे। वहां पर बैठक सूचना 7 दिन पहले देनी होगी। विशेष परिस्थिति में 3 दिन देनी होगी। एजेंडा जानकारी देनी होगी। मुनादी करवाना होगा उसके लिए। ठीक, कोरम पूरी करवाने की जिम्मेदारी किसकी? सरपंच, उप सरपंच, सरपंच और पंच की जिम्मेदारी होगी अनुसूचित क्षेत्र में। अगर एक बार कोरम पूरा, सामान्य क्षेत्र में एक बार कोरम पूरा नहीं होता है तो दोबारा कोरम पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऐसी बैठक हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र में कोरम अनिवार्य है। पहले 3 बैठक में कोरम पूरी नहीं हो पाती है तो फिर क्या होगा? नोटिस दिया जाएगा, फिर 2 बार और मौका दिया जाएगा। अगर फिर नहीं पूरा कर पाते हैं तो पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक, और पद से पृथक किया जाएगा। किसी भी स्थिति में एजेंडा नहीं बदला जाएगा। कभी भी कोरम हो चाहे नहीं, एजेंडा नहीं बदला जाएगा। ठीक, बस इतना ही था। और क्या था इसमें? सामान्य क्षेत्र में वो क्या करते हैं? अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच ही करते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में अध्यक्षता कौन करते हैं? अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति कर देता है। कार्रवाई का लेखन ग्राम पंचायत सचिव करता है, हिंदी में लेखन करता है। ठीक,
हाँ, अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हो आप। ग्राम सभा जब चाहे तब अभिलेखों का निरीक्षण कर सकती है, जब चाहे तब। कब तक? लेकिन कार्यान्वयन टाइम में, ग्राम पंचायत का जो कार्यालय का समय होगा वहां। ठीक। फैसले कैसे होंगे? बहुमत के आधार पर होंगे। अगर मतदान करने की आवश्यकता पड़ भी गई तो हाथ उठाकर मतदान किए जाएंगे, गुप्त मतदान नहीं करवाए जाएंगे। दो संयुक्त बैठक हैं तो उनके मध्य विवाद कौन करेगा? उनके बीच में विवाद अगर है तो सरपंच की अध्यक्षता में क्या कर सकते हैं? संयुक्त बैठक में क्या पूछने हैं आप पहले की संयुक्त बैठक अध्यक्षता ग्राम सभा के सदस्य में कोई एक, किंतु नहीं, पदाधिकारी ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठक होती है, चूंकि सरपंच जो होता है वो सभी ग्राम पंचायतों का क्या होता है? मालिक होता है। अनुसूचित क्षेत्र में अगर छोड़ दिया जाए, अनुसूचित क्षेत्र वो नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र के लिए तो पहले से तय करके रखा गया है कि कोई अनुसूचित जाति वर्ग कोई व्यक्ति क्या बनेगा, उसका अध्यक्षता करेगा। लेकिन मान लीजिए कोई ग्राम पंचायत सामान्य परिस्थिति में, सामान्य क्षेत्र का ग्राम पंचायत है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत दो ग्रामों के बीच में अगर विवाद होता है तो उसकी अध्यक्षता सरपंच करता है, या उप सरपंच का कोई पदाधिकारी कर सकता है, सरपंच या उप सरपंच जो भी उपस्थित है। क्योंकि उप सरपंच का काम ही है कि सरपंच की अनुपस्थिति में क्या करना? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करना उसका काम है। ठीक।